एवरीवन, दिस इज तनु टिप्टान और आज हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट यूनिट के बारे में जिसका नाम है बेसिक कॉस्ट कंसेप्ट। कि यहाँ पर सभी के सभी कंसेप्ट हम डिस्कस करेंगे जो कि रिलेटेड होने वाले कॉस्ट से, कि कॉस्ट होती क्या है, कॉस्ट शीट क्या होती है, कॉस्ट यूनिट क्या होती है, पर यूनिट कॉस्ट क्या होती है, मेथड ऑफ कॉस्ट क्या होते हैं, ठीक है, टेक्निक्स क्या है, इन सब के बारे में इन डेप्थ में डिस्कस करेंगे। सो कहने का मतलब ये है कि जो पूरा चैप्टर है ना वो पूरा किससे रिलेट करता है, आपकी कॉस्ट से रिलेट करता है कि कैसे हम किसी भी पर्टिकुलर आइटम्स की कॉस्ट निकालते हैं। तो पहले तो आपको ये मतलब पता होना चाहिए कि कॉस्ट होता क्या है, देन उसके बाद एक्सपेंसिव कॉस्ट और उनके बीच में डिफरेंस देखेंगे, क्लासिफिकेशन कैसे कैसे किया गया है, कॉस्ट यूनिट और कॉस्ट सेंटर क्या होते हैं, एलिमेंट ऑफ द कॉस्ट क्या होते हैं, टोटल कॉस्ट बिल्डअप कैसे होती है, इसके कंपोनेंट क्या है, इसकी जो कॉस्ट शीट होती है ना जिसके थ्रू मैं कह दूंगी कि मेरी टोटल कॉस्ट यही है, वो बात की जा रही है, मेथड ऑफ कॉस्टिंग क्या है। और साथ ही साथ आप सभी को पता है कि हम हर चैप्टर के अंदर क्या करते आ रहे हैं, समरी विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी कवर करते आ रहे हैं कि हाँ किस तरीके से क्वेश्चंस आए और कैसे आपको उनको अटेम्प्ट करना है। ये सभी चीज़ें मैं वन बाय वन डिस्कस करूँगी, ठीक है, समझ में आ रहा है। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाता है। अब नेक्स्ट क्या हमारा टॉपिक हम स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट। सबसे पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल है। आपको कॉस्ट वैसे आपको पता होगी क्या होता है, बट फिर भी मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ कि मेरा टॉपिक क्या हो, आपके जो नीचे पॉइंट्स आने वाले हैं, फीचर्स आने वाले हैं, जो भी चीज़ें आने वाली है वो आपको ईजी टू अंडरस्टैंड हो जाए, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए आपकी एक फैक्ट्री है और फैक्ट्री के अंदर किस चीज़ का काम होता है, गारमेंट्स को आप क्या करते हो, प्रोड्यूस करते हो, मैन्युफैक्चर करते हो, ठीक है। अच्छा, गारमेंट को मैन्युफैक्चर करना है, ठीक है, कपड़ों को बनाना है, तो कपड़ों को बनाने के लिए आपको किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। सबसे पहले जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, आपको फैक्ट्री के अंदर मशीनरी चाहिए, आपको फैक्ट्री के अंदर लेबर चाहिए, आपको फैक्ट्री के अंदर आपके इक्विपमेंट चाहिए या नहीं चाहिए। यस, मैंने कहा मेरे को लेबर चाहिए, ठीक है, मेरे को मशीन चाहिए, मैंने जितनी भी रिक्वायरमेंट थी, मेरे को रॉ मटेरियल चाहिए, ठीक है, मेरे को कपास चाहिए, ये सभी चीज़ें रिक्वायरमेंट है। क्यों? क्योंकि इन सब का यूज़ करके मैं क्या करने वाली हूँ, मैं मेरे गारमेंट्स को प्रोड्यूस करने वाली हूँ। अभी मैंने क्या किया है, यहाँ पे जस्ट ओनली मैन्युफैक्चर किया है, प्रोडक्ट को क्या किया है, प्रोड्यूस किया है ना। बट इस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में मेरी लागत कितनी आई है। मैंने कहा कि मेरे पास जो लेबर थी मैंने उसको भी वेजेस दिए हैं, है ना। मेरे पास जो मशीनरी है उसको मैंने खरीदा, उसकी भी वेजेस, उसकी भी जो अमाउंट है वो भी मेरी कॉस्ट होगी। रॉ मटेरियल को मैंने खरीदा, वो भी मेरी कॉस्ट होगी। दैट मीन्स जब मैं किसी सामान को बना रही हूँ, ठीक है, उस सामान को बनने में जो मेरी लागत आ रही है ना, चाहे मेरे इक्विपमेंट की लागत हो, चाहे मेरी मशीनरी की लागत हो, चाहे वो लेबर की लागत हो, ठीक है, इन सब को हम क्या कहते हैं, कॉस्ट कहते हैं। कॉस्ट आपके डिफरेंट पॉइंट्स में हो सकती है और डिपेंड करता है कि आप क्या चीज़ कर रहे हैं, राइट, समझ में आ रहे हैं। जैसे कि आप मेन बात आपको यहाँ पे ये ध्यान रखनी है कि जो कॉस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, पहली बात तो वो कंपोनेंट्स है जिनके थ्रू आप कोई ना कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं, और उसको प्रोड्यूस करने का मोटिव पता है क्या होता है कि इसको जब मैं सेल करने वाली हूँ ना, तो मुझे इससे क्या मिलने वाला है, रिटर्न मिलने वाला है। तो हमेशा याद रखना जो कॉस्ट होती है ना वो आपकी रिकवर होती है फ्रॉम द सेल अमाउंट से, सेल प्राइस से। याद है हमने लास्ट लेक्चर के अंदर भी डिस्कस किया था, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी डिस्कस किया था, इवन आगे आने वाले मोस्ट ऑफ चैप्टर्स के अंदर जैसे ब्रेक इवन पॉइंट है, कॉस्ट वॉल्यूम वाला जो चैप्टर है उसमें यही बात की गई है कि मान लीजिए आपने कोई सामान को उसकी सेलिंग प्राइस कितना रखा है, 500 रुपीज़ रखा है, और आपको उसकी जो कॉस्ट है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की वो कितनी आई है, वो आई है 350। तो जो बीच का क्या है, ये मार्जिन है जिसको हम क्या कहते हैं, प्रॉफिट कहते हैं, राइट। सो यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो कॉस्ट होता है ना, कॉस्ट होता है किसी पर्टिकुलर गुड्स का, किसी पर्टिकुलर सर्विसेज का, वो हमेशा रिकवर होती है कहाँ से, सेलिंग प्राइस से। याद आया, समझ में आया। अब देखो 500 रुपये में अब मैं कहूँ कि इसके अंदर प्रॉफिट भी है 150 रुपये, और इसमें ये कह सकती हूँ मैं 300-350 रुपये मेरे पास क्या है, कॉस्ट है उस पर्टिकुलर गुड्स का। क्लियर, समझ में आया। सो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, कॉस्ट और कॉस्ट कंसेप्ट का क्वेश्चन आएगा तो आपको अटेम्प्ट इस तरीके से करना है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना है। इंट्रोडक्शन में क्या लिखा हुआ है कि अकाउंटिंग एंड फिनेंस अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ द कॉस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमें बताता है, ये इन्फॉर्मेशन देता है कि हाँ कितने, कौन से प्रोडक्ट के ऊपर मेरी कॉस्ट क्या है, ज़्यादा आ रही है, किस प्रोडक्ट के ऊपर मेरी कॉस्ट क्या है, कम आ रही है। जिसमें ज़्यादा आ रही है तो आप क्या लगाएंगे, टेक्निक लगाएंगे जिससे उसकी भी कॉस्ट क्या है, कम आए। क्योंकि जितनी ज़्यादा कॉस्ट कम होगी ना उतना ज़्यादा हमारे लिए प्रॉफिट जनरेट करके देगा। फॉर एग्जाम्पल, पॉइंट पढ़ने से पहले मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ। मान लीजिए यहाँ पर ये है सीरत है यहाँ पर, ठीक है, सीरत क्या कर रही है, प्रोडक्शन कर रही है जिसका क्या है, कॉस्ट 350 रुपये आ रहा है। इधर साइड क्या है,
इधर साइड क्या है, आर्यन है। आर्यन ने कहा कि मेरी तो भाई कॉस्ट जो है ना केवल और केवल 250 रुपये आ रही है। सामान दोनों को बेचना कितने में है, 500 रुपये में। अब ये देखो कि इसके लिए इसने भी सामान 500 में बेचा, इसने भी सामान 500 में बेचा, बट ये बताओ प्रॉफिट किसका ज़्यादा हुआ? प्रॉफिट आर्यन का हुआ। कितना हुआ? 250 रुपये का प्रॉफिट हुआ, बट यहाँ पे तो कितने का हुआ था? 150 का हुआ था। ऐसा क्यों हुआ भाई? क्योंकि इसकी जो कॉस्ट है ना बच्चे, वो क्या थी? ज़्यादा थी, इसकी कॉस्ट क्या है? कम थी। तो हम कॉस्ट के चैप्टर में ये भी डिस्कस करेंगे किसके प्रोडक्ट के ऊपर किसकी ज़्यादा कॉस्ट आ रही है, उसको कैसे रिड्यूस करने वाले हैं, इन सभी पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो कॉस्ट ओवरऑल क्या होता है कि एक ऐसी मॉनेटरी वैल्यू होती है जो कि हम स्पेंड करते हैं किसके ऊपर, जब भी किसी गुड्स को एक्वायर करते हैं या फिर किसी भी सर्विसेज को एक्वायर करते हैं। क्यों किया हमने? क्योंकि फ्यूचर में हमें उस प्रोडक्ट से हमें क्या मिलने वाला है? बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, अब देखो मैंने मशीनरी खरीदी है, ठीक है, मशीनरी मैंने खरीद के लेकर आई, वो मेरी लागत है। ठीक है, मैंने क्या किया? लेबर को लगाया, वो मेरी लागत है, क्योंकि उससे उन सबको मिलाकर मैं उन सबका यूज करके मैं क्या करने वाली हूँ? प्रोडक्शन करने वाली हूँ ना भाई। प्रोडक्शन किया, जनरेट हुआ, मैंने मार्केट में सामान बेचा, मार्केट में सामान बेचने से मेरे को पैसा मिला, है ना। तो वो क्या हो रही है? फ्यूचर में बेनिफिट दे रही नहीं दे रही? अब दिवाली पर देखो इतनी ज्यादा सेल का ऑफर आता है। अब देखो जो किसी की शॉप में नॉर्मल गुड्स होते थे, नॉर्मल मतलब क्वांटिटी में होते थे, दिवाली के सीजन पे वो क्या हो रही है? डबल ट्रिपल हो रहे हैं। अरे भाई डबल ट्रिपल आए कहाँ से भाई? पहले प्रोडक्शन तो करना पड़ेगा ना। और प्रोडक्शन करने के लिए जितना ज़्यादा प्रोडक्शन इंक्रीज करोगे उतने, आपको पता है आपके दो फैक्टर होते हैं, एक वेरिएबल फैक्टर होता है, एक आपका फिक्स फैक्टर होता है। वेरिएबल फैक्टर क्या होता है? प्रोडक्शन के साथ साथ फ्लक्चुएट होता रहता है, पता है आपको। फिर भी मैं चलो बता देती हूँ, ये चैप्टर मैं आपको बता रही हूँ बहुत ज़्यादा बेसिक है। क्यों? क्योंकि ये आपका बेस रहने वाला है कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस वाला चैप्टर, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे ब्रेक इवन एनालिसिस, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। सुनो मेरी बात, आपके दो फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। एक तो आपके पास कैसा होता है? एक तो फिक्स्ड कॉस्ट होती है, एक आपके पास कॉस्ट होती है वेरिएबल। वैसे काफ़ी सारे तरह से डिवाइड किया हुआ है, बट मैं आपको मेनली 2 टाइप्स में बता रही हूँ, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो कि आपके प्रोडक्शन के साथ साथ क्या होती है? बढ़ती चली जाती है। अगर प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होगी? बढ़ेगी। अगर प्रोडक्शन कम हो रहा है तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होगी? कम होगी। कोई एग्जाम्पल आपके माइंड में आ रहा है? मैं आपको एग्जाम्पल दूँ। मैंने कहा कि दिवाली, मेरी मिठाई की दुकान है, ठीक है, शॉप है, बहुत अच्छी चल रही है। मैंने देखा कि दिवाली के सीजन पे मेरे को प्रोडक्शन क्या करनी है? इंक्रीज करनी है। जो नॉर्मली मैं क्या कर रही हूँ, मैं नॉर्मली एक हफ्ते के अंदर मैं क्या करती हूँ? डेली बेसिस पे बर्फी हुई, ठीक है, हफ्ते के अंदर एक बार बर्फी हुई, दूसरी टाइम मैंने रसगुल्ला बनाया, तीसरी टाइम मैंने लड्डू बनाए, ठीक है। वो क्या है? इंटरवल्स में है। पर दिवाली के टाइम मुझे सभी चीज़ें एक साथ चाहिए, और वो भी ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए नहीं चाहिए? अच्छा, तो मैंने कहा कि मेरे को रॉ मटेरियल भी चाहिए भाई। मेरे को जो बनाने का जो सामान है, ठीक है, मुझे घी चाहिए, जो भी दूध चाहिए, मुझे जितना भी सामान है रॉ मटेरियल, मुझे सारे के सारे की रिक्वायरमेंट होगी। तो जो मैं नॉर्मली खरीदती थी उससे मुझे ज़्यादा चाहिए, क्योंकि मेरे को प्रोडक्शन क्या करनी है? ज़्यादा करनी है। तो मैंने क्या किया? दूध पहले मैं क्या करती थी? 5 लीटर मंगवाती थी, तो अब की बार मैंने क्या कर दिया? 50 लीटर मंगवा लिया, या फिर मैं कहूँ कि 100 लीटर मैंने दूध मंगवाया। तो प्रोडक्शन के साथ साथ आपकी रॉ मटेरियल का खर्चा भी क्या हो गया? बढ़ गया। पहले मेरे शॉप के अंदर ना 2 लेबर काम करती थी, अब मेरे को पता है कि दिवाली पे सीजन पे मेरे को यहाँ पर सामान को रिप्रेजेंट करना है, तो ऑब्वियस है इस काम को करने के लिए मुझे क्या करनी पड़ेगी? 2 की बजाय मुझे क्या करना सकता है? 20 लेबर को लगाना पड़ सकता है, नहीं बढ़ सकता। तो ऐसी फैक्टर्स, ऐसी कॉस्ट जो कि प्रोडक्शन के साथ बढ़ती है, प्रोडक्शन के साथ कम होती है, उसे बोला जाता है वेरिएबल फैक्टर्स। और फिक्स फैक्टर हमेशा कांस्टेंट रहते हैं। जैसे कि मान लीजिए जिस शॉप में मैं अपनी शॉप में चला रही थी, उस शॉप का जो रेंट है, रेंट समझते हैं? किराया। कि चाहे कस्टमर आपसे सामान खरीदने के लिए आए, एक कस्टमर आए तब भी आपको 20,000 रुपये रेंट देना है, चाहे 20 कस्टमर आए तब भी आपको 20,000 रेंट देना है, अगर 100 कस्टमर आए तब भी आपको 20,000 रुपये रेंट देना है ना। तो कहने का मतलब ऐसी कॉस्ट जो कि आपकी क्या रहती है? फिक्स रहती है, जो प्रोडक्शन के साथ बढ़ती घटती नहीं है, इट्स रिमेन कॉन्स्टेंट। क्लियर समझ में आया? क्लियर समझ में आया? अच्छा, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि ऐसी कॉस्ट, आई होप समझ में आ होगा कि फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का मतलब भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है? डिफाइन द कॉस्ट। अब सॉरी, डेफिनेशन ऑफ द कॉस्ट। कॉस्ट की डेफिनेशन क्या है?
वही सेम है बट थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज की गई है। क्या है कि मनी स्पेंड ऑन द प्रोड्यूसिंग और एक्वायरिंग द समथिंग इट इंक्लूडिंग द एवरीथिंग अ कंपनी और इंडिविजुअल पे अ क्रिएट अ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। जब हम किसी भी प्रोडक्ट को क्रिएट करने के लिए या फिर सर्विसेज को क्रिएट करने के लिए जो भी पैसा आप इन्वेस्ट करते हो उसे हम क्या कहेंगे, कॉस्ट कहेंगे। इसका मेन एम क्या होता है, इनकरिंग द कॉस्ट टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड द सर्विसेज बट दैट कैन बी लेटर टू बी सोल्ड फॉर अ प्रॉफिट। हम उसको बेचेंगे, उससे प्रॉफिट कमाएंगे, कॉस्ट भी हमारी कवर हो जाएगी। समझ में आया, समझ में आया, ओके जी। आई होप ये आपको क्लियर समझ में आ जाएगा, ये आप इसको रीड कर सकते हैं, ठीक है। इसी के अंदर जो की कंसेप्ट है वो आपको ध्यान रखने हैं। पहली बात तो ये जो कॉस्ट होती है ना, वो आपकी एक्चुअल भी हो सकती है, वो आपकी एस्टिमेटेड भी हो सकती है। एक्चुअल दैट मीन्स अभी प्रेजेंट में अभी फिलहाल हो चुकी है, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि मैंने मशीनरी खरीद लिया तो मेरे पास एक्चुअली है, मुझे कोई नया इक्विपमेंट खरीदना है तो उसकी कॉस्ट आ सकती है, वो एस्टिमेटेड है, ठीक है। इसी के तरीके से हमने यहाँ पे कॉस्ट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, काफ़ी तरीके से क्लासिफिकेशन की है, बट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डायरेक्ट है और इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट का मतलब क्या होता है, जो आपको दिखाई दे रही है। मैंने कहा कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मेरी जो शॉप है उसके अंदर मैंने 20 एम्प्लॉय लगाए हैं, वो डायरेक्ट लेबर है, आपको दिखाई दे रही है, मुझे भी दिखाई दे रही है। मैंने 100 लीटर दूध मंगवाया, ये रॉ मटेरियल है, ये आपको भी दिखाई दे रहा है, मुझे भी दिखाई दे रहा है। बट इनडायरेक्ट का मतलब क्या हुआ मैम, इनडायरेक्ट का मतलब है बच्चे कि जो कि आपको दिखाई नहीं देता, उसको आप डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, बट कहीं ना कहीं आपके टोटल प्रोडक्शन में ये सपोर्ट की तरह काम करते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि हाँ मेरी मिठाई की शॉप के अंदर मैंने इतनी सारी मिठाइयाँ बनानी है, ठीक है। अब इन सबको मैनेजमेंट का काम मान लीजिए किसी एक पर्सन को दिया। अब ये कुछ काम वैसे फिजिकली अगर देखा जाए तो ये कोई काम कर रहे हैं नहीं, बट ये इसकी स्किल है कि वो किस तरीके से चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, राइट। सुपरवाइजर है, होम गार्ड है, मान लीजिए होम गार्ड नहीं, शॉप गार्ड रख दिया मैंने कि इन सभी को एक गार्ड, मैंने कहते हैं ना कि गार्ड रखा है एज ए सिक्योरिटी पर्पज के लिए, तो मैंने उनको रखा है। तो वो कैसे है, इनडायरेक्ट लेबर है जो कि आपको सपोर्ट करते हैं टोटल प्रोडक्शन को पर्टिकुलर वे में एग्जीक्यूट होने के लिए। इज इट क्लियर, समझ में आ रहा है, ओके। अच्छा नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मतलब आ गया समझ में। ये आपकी जो कॉस्ट होने वाली है स्पेसिफिक जॉब से रिलेटेड होगी, प्रोसेस से रिलेटेड होगी, प्रोडक्ट से रिलेटेड होगी, सर्विसेज से रिलेटेड होगी, ठीक है। जैसे कि मटेरियल का कॉस्ट आ सकता है, लेबर का कॉस्ट आ सकता है, ओवरहेड का कॉस्ट आ सकता है। ओवरहेड होता है इनडायरेक्ट, जितने भी खर्चे इनडायरेक्ट होते हैं उसको दूसरा नाम दिया गया है ओवरहेड। इज इट क्लियर। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है कि देखभाल करने वाला, मैनेजमेंट वाला काम, सुपरवाइजर का काम, या फिर मैं कहूँगी मैनेजर का काम, ठीक है। समझ में आया, समझ में आया। पहला टॉपिक बिल्कुल क्लियर है, समझ में आ रहा है कि कॉस्ट क्या होती है, डेफिनेशन क्या है, इसकी की कंपोनेंट क्या है। थोड़ा थोड़ा हमने इसके टाइप्स को भी हमने डिस्कस कर लिया कि हाँ कॉस्ट और उसके टाइप, जैसे कि हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, फिक्स्ड और वेरिएबल को डिस्कस किया, राइट, ओके। नेक्स्ट अब क्या बढ़ते हैं कि कॉस्ट और एक्सपेंसेस में फर्क क्या है, कॉस्ट और लॉसेस के अंदर फर्क क्या है। देखो कॉस्ट का मैंने आपको मेन मतलब समझा दिया कि वो लागत होती है जो कि हम प्रोडक्शन करने के लिए क्या करते हैं, इनकर्ड करते हैं। और दूसरा, इससे जब हम कोई भी खर्चा कर रहे हैं, ठीक है, उस खर्चे करने के बाद उससे हमें कोई ना कोई फ्यूचर में बेनिफिट जरूर मिलेगा, हमें यही पढ़ा हमने। अच्छा, बट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, एक्सपेंसेस क्या होते हैं, इनसे हमें फ्यूचर में बेनिफिट मिले या ना मिले डजेंट मैटर, बट ये खर्चे जरूर होते हैं। जैसे कि मैं कहूँ यहाँ पर ये किसी एक स्पेसिफाइड टाइम के लिए होते हैं और ये इमीडिएट होती है, ठीक है। यहाँ पे हम इसको अगर मैं एग्जैक्ट अगर मतलब बताऊँ इसका, तो कॉस्ट तो क्या होता है कि आज की बेनिफिट कुछ सालों के बाद, कुछ महीनों के बाद, कुछ दिनों के बाद मिलेगा। बट एक्सपेंसेस क्या होते हैं कि आज की है, फायदा आज ही मिल गया, ठीक है। जैसे कि बाइंग अ मशीन, आपने कोई मशीन बाई की, ठीक है। एक्वायरिंग द रॉ मटेरियल, आपने रॉ मटेरियल यूज़ किए, नॉट द यूज इमीडिएटली, आपने अभी यूज़ नहीं किए, उसको यूज़ करने में आपको टाइम लग रहे हैं, उससे मिलने वाला जो प्रॉफिट है वो भी उसमें भी टाइम लगेगा, है ना। बट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, पेइंग द रेंट, सैलरी हो गया, ठीक है। इनको हम क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं फॉर द मंथ और यूज इमीडिएटली। आपने अभी फैक्ट्री में आपने रेंट पे ली, आपने उसी को अभी से यूज़ करना शुरू कर दिया, वो कैसी कॉस्ट है, वो एक्सपेंसेस में आएगी, ठीक है। समझ में आ रहे हैं। अच्छा, मार्जिनल अकाउंटिंग के अंदर मीन्स कि इनकी अकाउंटिंग कैसे की जाती है, कॉस्ट की मार्जिनल अकाउंटिंग की जाती है, मैनेजरियल अकाउंटिंग सॉरी की जाती है, ठीक है। और आपकी एक्सपेंसेस की फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जाती है। मैंने आपको एक शब्द बोला था कि जो कॉस्ट होते हैं हमेशा कवर होती है आपकी सेलिंग प्राइस में से, क्या हमने यही बोला था, कॉस्ट कहाँ से कवर होता है, आपकी सेलिंग प्राइस में से। सो दैट्स द रीज़न ये आपकी क्या है, मैनेजरियल अकाउंटिंग है, इसको हम कम बढ़ा सकते हैं अकॉर्डिंग टू
रिक्वायरमेंट। बट फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपके एक्सपेंसेस क्यों बोला गया है, क्योंकि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि जब हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करते हैं ना, तो ट्रायल बैलेंस में हमारे इधर साइड डेबिट साइड क्या लिखते हैं, एक्सपेंसेस लिखते हैं। तो जो भी खर्चा होता है ना, हम डेबिट साइड में रखते हैं, और जो कि आपके प्रॉफिट को क्या करता है, ये रिड्यूस करता है, क्योंकि प्रॉफिट में से डिडक्ट होता है। दैट्स द रीजन कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग का टर्म है। अब यहाँ पर देख लेते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट को कि कैसे हमारी कॉस्ट क्या है आपके लॉस से डिफरेंट होती है। कॉस्ट का मतलब क्या है कि आपने पैसा आज स्पेंड तो कर दिया, उसका बेनिफिट आपको फ्यूचर में मिलेगा। पर लॉसेस का मतलब क्या होता है कि पैसा स्पेंड किया बट उसका कोई बेनिफिट हमें फ्यूचर में नहीं मिलता। दैट्स इट। ओके, अच्छा नेक्स्ट जाते हैं कंसेप्ट ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ द कॉस्ट। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है कि कॉस्ट को आपने डिफरेंट पॉइंट्स के बेसिस पे, मीन्स कि मैंने कहा कि मैंने टाइम के बेसिस पे कर दिया, मैंने फंक्शन के बेसिस पे कर दिया, मैंने पीरियड के बेसिस पे कर दिया, मैंने प्रोडक्शन के बेसिस पे कर दिया। कॉस्ट को कैसे क्लासिफाइड किया है भाई, उसको भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्लासिफिकेशन क्या है, फंक्शन के बेसिस पे। पता है, अब देखो कोई चीज़ आप क्या कर रहे हो, फैक्ट्री में बना रहे हो, तो फैक्ट्री में बनाया मैंने सामान, मैन्युफैक्चर किया, तो ऐसी कॉस्ट को मैं क्या कहूँगी, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कहेंगे। इसको हम प्राइम कॉस्ट भी कहते हैं, आगे डिस्कस आएगा कॉस्ट शीट के अंदर, वहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का मतलब क्या है कि जब हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, प्रोडक्शन हम कर रहे हैं, और प्रोडक्शन करते वक्त जो भी खर्चा आ रहा है, चाहे वो लेबर का है, चाहे वो मटेरियल का है, चाहे वो आपके फैक्ट्री इनडायरेक्ट कैसे भी एक्सपेंसेस है, आप प्रोडक्शन करते वक्त कोई भी खर्चा आ रहा है, ठीक है, उनको हम क्या कहेंगे, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कहेंगे। ठीक है, दूसरा, सामान बन गया है भाई, अब उसको क्या करना है, वेयर हाउस के अंदर क्या करना है, सेट करना है। देखभाल भी तो करनी पड़ेगी, या फिर सामान बना के ऐसे रख दोगे, नहीं ना, उसकी आपको प्रॉपर प्रोटेक्शन करनी पड़ेगी। तो आपने क्या किया, जब आप क्या करते हो, उसके ऊपर सुपरविजन करते हो, उसकी देखभाल करने के ऊपर जो खर्चा आता है, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट कहेंगे। राइट, जैसे कि मैंने कहा कि मैंने इस सामान को संभालने के लिए स्पेशल 2 व्यक्ति को लगाया हुआ था, इनकी जो सैलरी होगी वो क्या है, मेरी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है। इनके लिए स्पेशल मैंने इंश्योरेंस करवाया, ये भी मेरी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है। इनके लिए मैंने स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करवाया, ये भी मेरी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है। कि मान लीजिए मेरा क्या है, वेजिटेबल्स का क्या है, बिजनेस है, या फिर मैं वही सेम एग्जांपल ले ली जाए कि जो मिठाई बनाई हमने, उनको एज इट इज़ फ्रेश रखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ इक्विपमेंट का यूज़ करना पड़ेगा। तो जो भी कॉस्ट आपकी एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड आ रही है, इसकी प्रशासन करने में आ रही है, मेंटेनेंस करने में आ रही है, तो वो आपकी किस में आएगी, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट में आएगी। देन उसके बाद आता है सेलिंग कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट का मतलब क्या होता है, भाई सामान बना तो दिया, अब उसकी पब्लिसिटी भी तो करनी पड़ेगी, लोगों को तो बताना पड़ेगा कि हाँ जी हमारे दुकान पर ये सामान बनता है, हाँ हमारी दुकान पे ये सामान मिलता भी है, हम आपको ऑर्डर भी प्रोवाइड कर सकते हैं, हम ऐसा करते हैं, हम वैसा करते हैं। मीन्स कि अपने प्रोडक्ट के बारे में जब आप लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो वन बाय वन, उसे कहेंगे हम सेलिंग कॉस्ट। मीन्स कि सेल करने के लिए आपने जो भी एफर्ट्स लगाए, जो भी प्रयास किया, उसके ऊपर जो आने वाली कॉस्ट है। जैसे कि एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो, पर्सनल सेलिंग कर सकते हो, प्रमोशन कर सकते हो, ठीक है, आप न्यूज़पेपर में आप न्यूज़ दे सकते हैं, तो ये कॉस्ट ही तो आ रही है ना। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट क्या है, ठीक है भाई, आपने न्यूज़ के ऊपर, टेलीविज़न के ऊपर, ठीक है, यूट्यूब के ऊपर, सब हर जगह ये ऐड डलवा दिए, ठीक है। अब लोगों को आपका कंटेंट बड़ा अच्छा लगा, आपको आपका जो प्रोडक्ट है बड़ा अच्छा लगा, ठीक है। अब उन्होंने आपके यहाँ से सामान ऑर्डर किया, अब सामान ऑर्डर तो कर दे भाई, पहुँचाना भी तो पड़ेगा, है। ऑर्डर पब्लिसिटी करने से काम नहीं चलेगा, सामान एग्जैक्ट कस्टमर के पास पहुँचाना पड़ेगा, तो डिलीवरी कॉस्ट आएगी नहीं आएगी, कि मीन्स कि अपनी फैक्ट्री से सामान कस्टमर के पास पहुँचा रहे हो, तो खर्चा आएगा नहीं आएगा। अमेजोन से सामान मंगवाया होगा, तो वहाँ पे जो डिलीवरी बॉय होते हैं उसके ऊपर खर्चा आता है, कि उसकी जो व्हीकल के अंदर जो पेट्रोल है उसको सैलरी खुद दी जाएगी, उसका टाइम की वैल्यू होती है, उन सब की कॉस्ट आएगी, तो उसे हम कहेंगे डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। मीन्स कि जब आप डिलीवरी कर रहे हैं किसी भी प्रोडक्ट की, डिलीवरी कर रहे हैं किसी भी सर्विसेज की, वो जो कॉस्ट आएगी वो क्या है, आपकी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। आई होप आपको फंक्शन के बेसिस पे कोई दिक्कत नहीं होगी। मैन्युफैक्चरिंग है सामान बनने की, एडमिनिस्ट्रेटिव है सामान को संभालने की, सेलिंग है दैट मीन सामान की प्रमोशन करने की, फोर्थ है आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, जो कि आपके प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, फाइनल कस्टमर तक पहुंचाने के लिए। ओके जी, नेक्स्ट जाता है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द आइडेंटिफेबल विद द प्रोडक्ट। मीन्स कि प्रोडक्ट की आइडेंटिफाई करनी है कि ये डायरेक्ट कॉस्ट है, ये इनडायरेक्ट कॉस्ट है। मीन्स कि आपको दिखाई दे रही है नहीं दिखाई दे रही, ये आपको दिखाई नहीं दे रही कि ये काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, फिर भी इसको सैलरी देते हैं, है ना। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, डायरेक्ट कॉस्ट वो डायरेक्ट कॉस्ट होती है जो कि आपको डायरेक्टली आप उसको क्या कर सकते हो, ट्रैक कर सकते हो, डायरेक्टली उसको
असेस कर सकते हो। बट इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है कि उसको आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते स्पेसिफिक प्रोडक्ट के साथ। बट हाँ, जैसे कि मैंने आपको बोला कि जैसे कि कोई मशीन चला रहे हैं, ठीक है, मशीन को चलाने के लिए तेल की रिक्वायरमेंट होती है ना, ऑयल की रिक्वायरमेंट होती है, या फिर मैं कहूँ कि आपने कोई टेबल बनाने की काम है, ठीक है, टेबल बनाने के लिए आपको ये तो पता चल गया कि लकड़ी की रिक्वायरमेंट है, बट उसको यहाँ पर इसको इससे अटैच करने के लिए, इसको इससे अटैच करने के लिए, ठीक है, पिलर को ऊपर वाले फट्टे से अटैच करने के लिए मुझे क्या चाहिए, ग्लू भी चाहिए, मुझे कील भी चाहिए, ठीक है, ये सारी चीज़ें की रिक्वायरमेंट है। बट आपको तो केवल टेबल दिख रही है, आपको केवल लकड़ी दिख रही है, बट उसको बीच में जो कनेक्शन बिठा रहा है वो आपकी इनडायरेक्ट है, उसको आप इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। समझ रहे हो? तो ये होता है आपकी इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है। कॉस्ट आपकी बात की जा रही है अगर आपकी वेरिएबिलिटी के ऊपर बात की जाए। वेरिएबिलिटी दैट मीन्स जो फ्लक्चुएट होती है, ठीक है, मीन्स की जो प्रोडक्शन के साथ बढ़ती है, प्रोडक्शन के साथ कम होती है। अभी मैंने आपको 5-7 मिनट पहले बताया कि आपकी जो कॉस्ट होती है वो आपकी फिक्स कॉस्ट भी होती है और आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी होती है। फिक्स कॉस्ट दैट मीन जो प्रोडक्शन के साथ कांस्टेंट रहती है ना, चाहे आपका प्रोडक्शन बढ़े चाहे कम हो, ठीक है। ये आगे मैं बताऊंगी, जैसे जैसे आपका, वैसे मैं आपको अभी हिंट दे देती हूँ, जैसे जैसे आपका प्रोडक्शन बढ़ता है ना, प्रोडक्शन आपका बढ़ता चला जाता है तो आपकी जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो गिरती चली जाती है। ये याद रखना, ब्रेक इवन पॉइंट वाले में चैप्टर में समझाऊंगी, ठीक है। इसलिए जो फिक्स कॉस्ट का जो ग्राफ होता है ना, हमेशा इस तरीके से होता है कि ये हमेशा कांस्टेंट होते हैं। चाहे आप प्रोडक्शन 10 कर लो, मैंने आपको बताया, चाहे आपकी दुकान के ऊपर, आपकी शॉप के ऊपर 10 कस्टमर आए, चाहे 20 आए, चाहे 30 आए, चाहे 40 आए, आपका जो रेंट है वो क्या रहने वाला है, 20,000 रहने वाला है, ठीक है। बट वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है कि जो प्रोडक्शन के साथ साथ बढ़ता रहता है, कि मुझे मिठाई की दुकान में मिठाई अब दिवाली पे बहुत सारी बनानी है, तो मुझे रॉ मटेरियल, मुझे लेबर, मुझे सुपरवाइजर के लिए हर कोई चीज़ें ज़्यादा एक्सेस में चाहिए, ठीक है। समझ में आ गई? ये इसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट के, ये आप रीड कर लेना, ठीक है। ये सारे के सारे एग्जाम्पल आई होप समझ पाएंगे आप। चलिए, तो नेक्स्ट जाता है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट एंड द पीरियड। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, वही सेम है बट नाम थोड़ा सा चेंज कर दिया है, ठीक है। फिर मैं आपको हिंट दे देती हूँ, ये जो टॉपिक है ये आपका एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग में भी आएगा, कि किसे हम प्रोडक्ट कॉस्ट मानते हैं, पीरियड कॉस्ट मानते हैं। पहले इनका मतलब समझो। प्रोडक्ट कॉस्ट होता है कि जो कि आपके प्रोडक्ट से डायरेक्ट रिलेटेड है, ठीक है, प्रोडक्ट से डायरेक्ट रिलेटेड है। क्या लिखा हुआ है, प्रोडक्ट कॉस्ट कंसिस्ट ऑफ द डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट आपकी कोई भी चीजें हो रही है उनसे रिलेटेड है। दीज कॉस्ट आर आल्सो कॉल्ड द इन्वेंट्रीएबल कॉस्ट बिकॉज दीज इंक्लूडिंग द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट एज द वर्क इन प्रोग्रेस, चाहे वो फिनिश गुड्स में चाहे कॉस्ट इन सेल है। मीन्स कि आपका प्रोडक्ट से डायरेक्ट रिलेशन है, प्रोडक्ट से क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। तो मैं कहीं ना कहीं ये कह सकती हूँ जैसे मेरा प्रोडक्ट बढ़ रहा है ना, वैसे वैसे मेरी कॉस्ट भी बढ़ेगी, ठीक है। बट के जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पर ये पीरियड कॉस्ट आएगा, एक सेकेंड, सॉरी फॉर दैट, यहाँ पर क्या आएगा, पीरियड कॉस्टिंग आएगा, ठीक है। पीरियड कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है, जो कि आपके टाइम के साथ साथ, इसका रिलेशन होता है आपके टाइम के साथ, मीन्स कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, ठीक है, वैसे वैसे हमें प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट होगी। देखो क्या कह रहा है कि इजिली एट्रीब्यूटेबल टू द टाइम इंटरवल आल्सो नोन एज द पीरियड कॉस्ट, दीज कॉस्ट डू नॉट अटैच टू द प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट से अटैच नहीं होती, ये पीरियड से अटैच होती है, मीन्स कि टाइम ड्यूरेशन के, टाइम पीरियड के ऊपर अटैच होती है, ठीक है। एंड द जनरली नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आर ट्रीटेड एज द पीरियड कॉस्ट, ठीक है। समझ में आया? इसके एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे कि प्रोडक्ट कॉस्ट क्या होता है कि आपकी रॉ मटेरियल की कॉस्ट हो गई है, आपकी डायरेक्ट कॉस्ट हो चुकी है, ठीक है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट हो गई, ये फैक्ट्री कॉस्ट हो गई है। सेम इस तरीके से ऑफिस का रेंट, इंश्योरेंस हो गया, सैलरी हो गई, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ हो गई, ये आपके पीरियड कॉस्ट है, ठीक है। इसका प्रोडक्शन से किसी भी तरह का रिलेशन नहीं है, इसका डायरेक्ट प्रोडक्शन से रिलेशनशिप है। आप ये कह सकते हैं कि ये वेरिएबल है, ये फिक्स्ड है, ठीक है। अच्छा, क्लासिफिकेशन की गई है बेस्ड ऑन द कंट्रोल एबिलिटी की, मीन्स कि आप कंट्रोल कर सकते हो नहीं कर सकते हो। ऐसे कॉस्ट होते हैं जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, है ना, और ऐसी कॉस्ट होते हैं जो कि आप कंट्रोल कर सकते हो। जैसे कि मेरे को पता चला कि हाँ अब दिवाली चली गई है, दुकान से मुझे क्या करना पड़ेगा, 20 लेबर को हटा के मुझे वापस मेरे 2 करने पड़ेंगे। अगर मैंने 20 लेबर की एज इट इज लगाए रखी तो भाई प्रोडक्शन मैंने चाहे बना के रख दिया, भाई कस्टमर ही नहीं आएंगे तो मैं सेल कहाँ से करूँगी, सेल नहीं होगा तो क्या प्रॉफिट जनरेट होगा, क्या प्रॉफिट ही नहीं जनरेट हुआ तो क्या मैं उनको सैलरी कहाँ से दूंगी। तो कहने का मतलब ये कॉस्ट मेरे कंट्रोल में है, मैं जो एम्प्लॉइज़ को
एक मैंने टाइम पीरियड के लिए, मैंने कहा कि मैंने केवल 1 महीने के लिए रखा है, उसके बाद मैं उनको अपने आप एडजस्ट कर दूंगी। तो कंट्रोलेबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो कि आप इन्फ्लुएंस और कंट्रोल कर सकते हो बाय द मैनेजर, जो भी कंपनी का मैनेजर है, कोई जो भी किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजर है, उसको वो कंट्रोल कर सकते हैं। नॉन कंट्रोलेबल कॉस्ट का मतलब क्या है, जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, कांट बी कंट्रोल। जैसे मैं कहूँ कि आपने जो मशीन खरीदी है ना, वो डेप्रिशिएट होगी या नहीं होगी, डेप्रिशिएट दैट मीन्स हर साल उसकी वैल्यू कम होती जाएगी, नहीं होती जाएगी। मान लीजिए आपने 2015 के अंदर कोई आपने कंप्यूटर खरीदा है, आज उसकी वैल्यू क्या उतनी होगी जितनी आज आप सोच रहे हो। अब मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए का कोई लैपटॉप या कंप्यूटर, आपने कोई भी चीज़ खरीदी है, ठीक है, क्या उसकी 2024 के अंदर वही 1 लाख रही होगी? अरे भाई कुछ हज़ारों रुपए का रह गया होगा वो। तो ये कहते हैं कि ये आपके हाथ में नहीं है, इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ये ऐसी कॉस्ट है ना, कि आपने खरीदा तो 1 लाख में था, मान लीजिए अब कहते हैं कि 6-7 हज़ार में जाएगा वो भाई वो, है ना। तो ये ऐसा हो सकता है। क्लासिफिकेशन ऑफ द रेलिवेंस टू द डिसीजन मेकिंग, आपके डिसीजन मेकिंग के रिगार्डिंग रेलिवेंट वाली कॉस्ट भी होती है। वैसे आपकी बुक के अंदर आपको ये नीचे दी गई पॉइंट्स मिलेंगे, जैसे कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया, इम्प्यूटेड हो गया, संक हो गया, या फिर मैं कहूँगी डिफरेंशियल कॉस्ट हो गया। बट आपको पहले रेलिवेंट कॉस्ट और इररेलिवेंट कॉस्ट के बारे में मतलब पता होना चाहिए। रेलिवेंट होता है कि जो आपके प्रोडक्शन करने के डिसीजन को अफेक्ट कर रही है, ध्यान से सुनना, जो आपके प्रोडक्शन को प्रोड्यूस करने के डिसीजन, जो आपने डिसीजन लिया कि हाँ जी मेरे को दिवाली पे क्या करना है, 2 टन मिठाई एक्स्ट्रा बनानी है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ये मेरा डिसीजन था। अगर वो कॉस्ट मेरे डिसीजन को अफेक्ट कर रही है तो वो कैसी कॉस्ट है, रेलिवेंट कॉस्ट है। अगर नहीं अफेक्ट कर रही तो इररेलिवेंट कॉस्ट है, ठीक है। मीन्स कि कहीं ना कहीं मैं आपको बिजनेस के डिसीजन से अफेक्टेड पॉइंट के बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले जाता है डिफरेंशियल कॉस्ट। डिफरेंशियल कॉस्ट का मतलब क्या होता है? डिफरेंशियल कॉस्ट का मतलब होता है कि मान लीजिए मैंने क्या किया है, पहले 100 यूनिट मैंने प्रोड्यूस की थी, ठीक है, उसके ऊपर जो लागत आ रही है मान लीजिए 10,000 है, ठीक है। जैसे ही मैंने 200 यूनिट कर दी, मीन्स कि 100 यूनिट मैंने बढ़ा दिया, ठीक है, और उसके बाद जो कॉस्ट है मेरी 15,000 रही। तो देखो मैंने यूनिट कितनी बढ़ाई, 100 यूनिट बढ़ाई, कॉस्ट कितनी बढ़ी, 5,000 बढ़ी। तो ये होता है जो इनके बीच का जो गैप होता है ना, डिफरेंस होता है, उसे बोला जाता है डिफरेंशियल कॉस्ट बोला जाता है। समझ में आया क्या? बिल्कुल परफेक्ट आया। अच्छा, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, संक कॉस्ट। संक कॉस्ट का मतलब होता है कि ऐसी कॉस्ट जो कि आपने ऑलरेडी कर रखी है, मीन्स की कल की, परसों की, मीन्स की आपके जो पास्ट में वो कॉस्ट ऑलरेडी इनकर्ड कर रखी है, वो आप उसके रिगार्डिंग आप डिसीजन अब चेंज नहीं कर सकते। ऑब्वियस है, पास्ट में किया हुआ काम को अब आप रिपीट थोड़ी ना कर सकते हो, है, मीन्स की उसके अंदर चेंजेस थोड़ी ना ला सकते हो, नहीं ला सकते ना। तो ऐसी कॉस्ट जो कि आपने ऑलरेडी इनकर्ड कर रखी थी, ऑब्वियस है वो बिजनेस के डिसीजन को इफेक्ट नहीं करेगी। जैसे कि मैंने कहा कोई मशीनरी खराब हो गई थी, मैंने उसको ठीक करवा दिया, ठीक है, बट अब वो क्या है, कोई यूज़ की नहीं रही, अब वो ठीक करवाई है, उसके ऊपर पैसे तो ऑलरेडी दे दिए मैंने, मान लीजिए 6-7 हज़ार रुपये मैंने उसके ऊपर दे दिए, ठीक है, अब वो काम ही नहीं कर रही, तो मेरे लिए वो संक कॉस्ट है। मीन्स की ऐसी कॉस्ट जो कि मेरी ऑलरेडी इनकर्ड हो चुकी है, उसके ऊपर मेरा कोई भी कंट्रोल नहीं। समझ में आया? अच्छा, नेक्स्ट आता है इम्प्यूटेड कॉस्ट। इम्प्यूटेड कॉस्ट ऐसी कॉस्ट होती है जो कि आपको दिखाई नहीं देती। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा मेरी मिठाई की शॉप थी ना, मिठाई की शॉप थी। अब मेरी मिठाई की शॉप एक तो मेरी हो सकती है खुद की, एक हो सकती है मेरी रेंटेड हो सकती है। अगर मैंने कहा इन केस मेरी खुद की दुकान नहीं है, मैंने उसको रेंट पे लिया हुआ है और उसको किराया क्या है, 20,000 है, ठीक है। अब ये जो किराया है मेरे लिए क्या है, कॉस्ट है, मेरे लिए क्या है, कॉस्ट है। मेरी अर्निंग में से इसको क्या करना पड़ेगा, मैं इस दुकान पे मैं रही, मैंने क्या किया, इसमें प्रोडक्शन किया, मैंने सामान बेचा, कहीं ना कहीं ये मेरे लिए कॉस्ट है ना। अच्छा, अब मान लीजिए ये दुकान इन केस ये मेरी किराए पर ना होकर मैं खुद की दुकान में बैठी होती तो कहीं ना कहीं मैं 20,000 रुपये बचा रही हूँ, नहीं बचा रही हूँ, है ना। समझ रहे हो मेरी बात को? मीन्स कि आपकी ऐसी कॉस्ट जो कि आपकी एक्चुअल में इनकर्ड नहीं होती, बट इनकर्ड तब होती जब वो चीज़ें एग्जिस्टेंस में नहीं होती। जैसे मैंने कहा कि मेरे खुद का बिजनेस मुझे करना है, मुझे खुद की जो शॉप है मुझे चलानी है, अगर मेरे पास खुद की प्रॉपर्टी है तो मैं रेंट का पैसा जो बचा रही हूँ मेरी इम्प्यूटेड कॉस्ट है। मीन्स की ऐसी कॉस्ट जो कि दिखाई नहीं दे रही है ना, बट पैसे तो बच रहे हैं ना, तो ऐसी कॉस्ट को हम क्या कहेंगे, इम्प्यूटेड कॉस्ट कहेंगे। देखो, डज नॉट इन्वॉल्व द एक्चुअल कैश, ये आपकी एक्चुअल कैश में इंक्लूड नहीं होती, बट रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ द सोर्सेज यूज। आप ये दिखा रहे हो कि हाँ उस सोर्स को यूज करके मैं अगर कहीं और बिजनेस को ऑपरेट करता तो मुझे रेंट देना पड़ता, ठीक है। अच्छा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है कि आपके पास ना दो चीजें हैं। मान लीजिए आप यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, आपके सामने
दो फ्रूट्स हैं, एक तो एप्पल है, ठीक है, और एक आपके पास ऑरेंज है, ठीक है, आपके पास क्या है 100 रुपये है, ठीक है। अब आपने एप्पल क्या है, ये भी 100 रुपये किलो है, और ये क्या है, ये आपके लिए 80 रुपये केजी है, ठीक है। अब आपके पास ये डिसीजन है कि आप इन 100 रुपये को, आपके पास जो पैसे हैं, रुपीज़ हैं, इनको आप कहाँ इन्वेस्ट करें। आप, मैंने कहा कि भाई मेरे को तो एप्पल की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, अब मैंने एप्पल खरीद लिया, ठीक है, तो ये तो हो गया भाई आपकी परचेजिंग कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या मतलब है कि आपके पास जब दो अल्टरनेटिव अवेलेबल थे, फ्रूट्स ही थे ये, ठीक है, आपने क्या किया, एक को एक्सेप्ट किया, दूसरे को रिजेक्ट किया। रिजेक्ट करने वाले की वैल्यू को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहती है। आई होप मैं आपको समझ में आ गया होगा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या है कि आपके पास जो बेस्ट अल्टरनेटिव है उसकी कॉस्ट क्या है। इसके अंदर एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मैं कहूँ, अब आप फिलहाल मेरी वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, अब इस वीडियो को देखने की बजाय आपके पास एक और अल्टरनेटिव था, मान लीजिए आप मूवी भी देख सकते थे, ठीक है, आप खेल सकते थे, तो आपने इसको सेलेक्ट किया, ये तो आपकी ठीक है, बट आपने जिसको, आपने जो बेस्ट, ये दोनों बेस्ट अल्टरनेटिव थे, आप दोनों का, आपको दोनों को चीज़ों का करने का मन कर रहा था, बट आपने इसको सेलेक्ट किया। जिसको आपने सेलेक्ट नहीं किया तो इसकी कॉस्ट को हम क्या कहते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। आई होप नाउ इट्स क्लियर, राइट। यहाँ पे हो गया क्लासिफिकेशन कंप्लीट। यहाँ पे आपका टॉपिक हो जाता है टॉपिक नंबर 3 भी कंप्लीट कि क्लासिफिकेशन ऑफ द कॉस्ट क्या है, फंक्शन के बेसिस पे, वेरिएबिलिटी के बेसिस पे है, डिफरेंट पॉइंट्स के बेसिस पे, ठीक है। अब कॉस्ट यूनिट और कॉस्ट सेंटर का मतलब क्या होता है, सिंपल सा टॉपिक है, देखो समझने की कोशिश करना। कॉस्ट यूनिट होती है कि आपकी पर यूनिट कॉस्ट कितनी है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि मैंने क्या किया है, इन नोटबुक्स को मैंने प्रोड्यूस किया, मान लीजिए मैंने क्या किया, 10,000 नोटबुक्स क्रिएट किए, उसके ऊपर मेरा खर्चा आया है मान लीजिए 10 लाख रुपए, ठीक है। तो पर यूनिट आती है कि एक बुक को प्रोड्यूस करने में मेरा खर्चा कितना है। मैंने क्या किया, इसको 10,000 से डिवाइड कर दिया, मेरे पास क्या आंसर आया, मेरे पास आया 10 रुपये मेरी क्या है, पर बुक की वैल्यू रहने वाली है। कॉस्ट यूनिट भी होती है, मीन्स की अ यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज विच कॉस्ट इज टू बी मेजर्ड, जो आप क्या मेजर कर पा रहे हैं, ठीक है। और कॉस्ट सेंटर का मतलब होता है एक ऐसा डिपार्टमेंट होता है जहां पर इस कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाएगी, ठीक है। कॉस्ट सेंटर क्या मतलब कि एक ऐसा डिपार्टमेंट, एक ऐसा सेक्शन जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कि कॉस्ट को ट्रैक करने का काम करेगा, किस तरीके से हम कॉस्ट को कम कर सकते हैं। सो सिंपल, ओके। नेक्स्ट जाता है एलिमेंट ऑफ द कॉस्ट। एलिमेंट क्या है, वैसे मैं आपको थोड़ा बहुत हिंट दे चुकी हूँ कि डायरेक्ट होते हैं, एक आपके इनडायरेक्ट होते हैं। मटेरियल आपकी डायरेक्ट क्या है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया मटेरियल के अंदर, मान लीजिए मैंने क्या करनी थी, टेबल बनानी थी। टेबल बनाने के लिए मुझे वुड की रिक्वायरमेंट है, तो आपको दिखाई दे रही है या नहीं दिखाई दे रही, हाँ जी मुझे दिखाई दे रही है। तो अगर कोई ऐसा मटेरियल है जो कि आपको दिखाई दे रहा है, उसे हम क्या कहेंगे, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कहेंगे। इसको बनाने वाला वर्कर आपको नजर आ रहा है कि हाँ इसके ऊपर ठोका पीटी लगी हो इसकी, है अपने इक्विपमेंट को यूज कर रहा है नहीं कर रहा, कहते हैं हाँ दिखाई दे रहा है, तो इसे कहेंगे डायरेक्ट लेबर। अच्छा, इन केस मैं कहूँ कि इनडायरेक्ट मटेरियल के बारे में, जैसे कि इसके अंदर ग्लू लग रहा है, ठीक है, जो नेल्स है, कील है, वो लग रही है, वो आपको दिखाई दे रही है, नहीं दे रही, बट इस पूरी टेबल को बनने में ये सपोर्ट कर रही है, उसे कहेंगे इनडायरेक्ट मटेरियल, ठीक है। अब जहां पर आपने इस पूरे सारे के सारे मटेरियल को, इसकी इतनी सारी टेबल बना दी है, उनको आपने गोडाउन में स्टोर करके रखा है, ठीक है, और एक सुपरवाइजर आपको ने उस गोडाउन के लिए रखा है, उसकी जो सैलरी है वो कैसी है, इनडायरेक्ट आपकी एक्सपेंसेस है, और ये इनडायरेक्ट आपके लेबर में आएगा। समझ में आ रहा है, हो गया टॉपिक कंप्लीट। इतना आसान था, समझ में आया। देखो मटेरियल क्या लिखा हुआ है, रॉ मटेरियल हो गया, दैट आर डायरेक्टली यूज इन द प्रोडक्शन, ठीक है, उसे हम कहेंगे डायरेक्ट मटेरियल कहेंगे। जैसे फर्नीचर के लिए आपको वुड चाहिए। इनडायरेक्ट की अगर बात की जाए कि आपने मटेरियल जो था, जो कि आपके मेन प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, ठीक है, ये अगर ये नहीं होगा तो कहीं ना कहीं आपका स्पेसिफिक प्रोडक्ट क्या है, प्रोड्यूस ही नहीं होगा। जैसे कि मशीन को चलाने के लिए आपको लुब्रिकेंट की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, और फैक्ट्री के अंदर काम करने के लिए उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फैक्ट्री के अंदर सफाई भी करवानी पड़ेगी। हो सकता है नहीं हो सकता है, ये सारे के सारे खर्चे कैसे हैं, ये आपके इनडायरेक्ट मटेरियल, ये सारे मटेरियल है, खर्चे नहीं है, मटेरियल है, ओके। लेबर की बात की जाए, क्या लिखा हुआ है, वेजेस पे टू द वर्कर हु आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स, जो कि आपके प्रोडक्शन की ऑफ द गुड्स के अंदर डायरेक्टली इन्वॉल्व है, उसे हम क्या कहेंगे, लेबर कॉस्ट कहेंगे। इनडायरेक्ट लेबर क्या होगा, जैसे कि सुपरवाइजर हो गया, मैनेजर हो गया, सिक्योरिटी गार्ड हो गया, ये सारे के सारे पर्सन क्या हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में
इनडायरेक्ट लेबर कहलाएंगे। सो सिंपल। अच्छा, एक्सपेंसेस के बारे में बात की जाए, एक्सपेंसेस जैसे कि कोई भी टूल हो गया, मशीनरी हो गई, इक्विपमेंट हो गए, ये आपको नजर आ रहा है कि भाई इस मशीन के थ्रू, जैसे मुझे ये नजर आ रहा है ये मेरे लिए क्या है, ये टूल है, इसकी मदद से मैं आपको क्या करवा रही हूँ, पढ़ा पा रही हूँ। ये जो टेबल है, ठीक है, ये जो टैब है, ये मेरे लिए इक्विपमेंट है ना, ये मेरे लिए इक्विपमेंट है। अगर मैंने इसको खरीदने में कॉस्ट आई है मेरी, ठीक है, तो ऐसे खर्चा जो कि मुझे दिखाई दे रहा है डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ठीक है। और जैसे कि आपको ये लेक्चर मिल रहा है तो वाईफाई है, इलेक्ट्रिसिटी है, अदर जितने भी कंपोनेंट है, ये मेरे लिए इन डायरेक्ट एक्सपेंसेस की तरह काम करेंगे। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत है? नहीं। चलो फिर आगे। तो समरी अगर मैं बात करूं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बारे में, तो ये एक ऐसा कंसेप्ट है डायरेक्ट कॉस्ट जो कि आपके डायरेक्टली आपकी कॉस्ट से रिलेटेड, प्रोडक्शन से डायरेक्ट रिलेटेड करती है। इनडायरेक्ट कॉस्ट का मतलब क्या होता है, जो कि आपको डायरेक्टली रिलेट नहीं करती बट सपोर्ट जरूर करती है, अगर वो नहीं हुए तो कंप्लीट प्रोडक्शन होगा ही नहीं। समझ में आया? अच्छा, आई होप इतना कंसेप्ट आ गया होगा समझ में कि एक सेकेंड, अभी तक हमने फिलहाल कितने टॉपिक कर लिए, हमने मीनिंग को समझा कॉस्ट की, हमने कॉस्ट एक्सपेंसेस और लॉसेस के बारे में डिस्कस करा, क्लासिफिकेशन में डिस्कस किया, कॉस्ट यूनिट और कॉस्ट सेंटर, एलिमेंट ऑफ द कॉस्ट। जस्ट ओनली 2 टॉपिक रहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन उसके बाद हम प्रीवियस क्वेश्चन को देखेंगे कि हाँ जी कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, कॉस्ट बिल्डअप एंड कॉस्ट, आपका कॉस्ट शीट है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले आपको यहां पर एक लेवल दिया गया कि आपने सामान को बनाया, मैन्युफैक्चर किया, मैन्युफैक्चर करने में आपकी लागत आई होगी, आपके डायरेक्ट कॉस्ट भी आए होंगे, आपके इनडायरेक्ट कॉस्ट भी आएंगे, है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, डायरेक्ट कॉस्ट को आपको ऐड करना है, चाहे उसके अंदर लेबर है, चाहे उसके अंदर एक्सपेंसेस है, चाहे उसके अंदर मटेरियल है, जितनी भी ये तीनों की तीनों कंपोनेंट है, वो जो भी रिलेट करेंगे डायरेक्ट से, उनको ऐड करना है। इनको ऐड करने के बाद आपको एक नाम दे दिया जाएगा, उसको क्या बोलते हैं, प्राइम कॉस्ट कहते हैं। मीन्स की ऐसी कॉस्ट जो सबसे पहले आपको डायरेक्ट खर्चे से करने से हुई है, चाहे वो खर्चा कहीं पे हो रहा है, लेबर पे हो रहा है, एक्सपेंसिव पे हो रहा है, या फिर मशीनरी पे हो रहा है, सॉरी मटेरियल पे हो रहा है, ठीक है। इनडायरेक्ट कॉस्ट का मतलब क्या है कि आपका चाहे लेबर पे हो, चाहे एक्सपेंसिव पे हो, चाहे आपका मटेरियल पे हो, ऐसे खर्चे जो कि आपके इनडायरेक्ट है, उसको हम क्या कहते हैं, मैंने आपको बताया था ओवर हेड्स कहते हैं, ठीक है। जब मैं इन ओवर हेड्स को प्राइमरी कॉस्ट में मैं प्लस कर दूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, फैक्ट्री का पूरा खर्चा आ जाएगा नहीं आ जाएगा, है ना। तो प्राइम कॉस्ट हो गया जो मीन्स कि आपको डायरेक्ट रिलेट कर रही है, और ओवरहेड क्या है जो कि आपके लिए इनडायरेक्ट रिलेटेड है। अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूं तो फैक्ट्री में जो मैन्युफैक्चर करते वक्त जितना भी खर्चा आया था उसको मैं क्या कहूँगी, फैक्ट्री ओवरहेड कहूँगी। क्लियर है? तो उसके बाद मेरे पास फैक्ट्री ओवरहेड्स आ गए। देन उसके बाद मैं क्या करूँगी, सामान बन गया भाई, तैयार होके पूरा रेडी हो गया, अब मुझे क्या करना है, इसको स्टोर करना है, मुझे इसको एडमिनिस्ट्रेट करना है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा क्या होगा, मान लीजिए सामान को स्टोर करने के लिए मैंने कोई प्लेस रेंट पे लिया है, मैंने उसका इंश्योरेंस करवाया, मैंने ट्रांसपोर्टेशन फैक्ट्री से मैंने अपने गोडाउन में लेकर आई तो उसका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा। मीन्स कि आप उसकी सिक्योरिटी, सामान की सिक्योरिटी करने के लिए जो खर्चा हो रहा है उसे बोलेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, ठीक है। जब मैं इस कॉस्ट के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट को मैं क्या कर दूंगी, फैक्ट्री कॉस्ट में जब मैं एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट को ऐड कर दूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट प्लस आ जाएगा, राइट। देन उसके बाद मैं क्या करूंगी, सेलिंग कॉस्ट। आप कहेंगे कि मैम ये तो जाना पहचाना लग रहा है, हाँ जी, हमने ऊपर किया तो था या नहीं किया था, यहाँ पे किया तो था, जस्ट अ सेकेंड, हमने यहाँ तो किया था, मैन्युफैक्चरिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेम यही तो है। बट अब थोड़े से इसमें और पॉइंट्स आ गए जो कि हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को इसके अंदर ऐड किया। तो क्या लिखा हुआ है कि द प्रोसेस ऑफ द कैलकुलेटिंग द टोटल कॉस्ट इन्वॉल्व्ड इन द प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट एंड द सर्विसेज। पर्टिकुलर प्रोडक्ट और पर्टिकुलर सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए जितनी भी मेरी लागत आ रही है उसको इकट्ठा करने की प्रोसेस को बोला जाता है। इसके अंदर सभी के सभी कॉस्ट आ जाएंगे, चाहे लेबर मटेरियल की है, लेबर की है, ओवरहेड्स की है, उनको हम सम अप कर देंगे तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगी। इसमें फिर मैं क्या करूँगी, मेरा प्रॉफिट को ऐड कर दूँगी। जैसे मैंने कहा कि मेरे सामान को बनने में 350 रुपये लगे, 150 रुपये मैंने प्रॉफिट में जोड़ दी, सेल कर दो भाई 500 रुपये में, सो सिंपल। तो यहाँ पे इसको पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। प्राइम कॉस्ट वो कॉस्ट होती है सम ऑफ द ऑल द इनडायरेक्ट कॉस्ट। समझ में आया? जितने भी इनडायरेक्ट कॉस्ट है उन सबको ऐड कर दो। तो फॉर्मूला क्या बनेगा,
आपके डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए। इन तीनों को ऐड कर दो तो मेरे पास प्राइम कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल लिखा हुआ है, रीड आउट कर लेना। नेक्स्ट क्या है, फैक्ट्री कॉस्ट कह लीजिए या फिर वर्क कॉस्ट। अब मेरे पास प्राइम कॉस्ट तो आ गया जिसमें अंदर क्या है, सारे के सारे डायरेक्ट खर्चे हैं। अब मैं क्या करने वाली हूँ, सारे के सारे इनडायरेक्ट खर्चों को भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी, जिसके कारण मेरे पास क्या आ जाएगा, फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, प्राइम कॉस्ट प्लस के फैक्ट्री ओवरहेड। ओवरहेड का मतलब होता है इन डायरेक्ट खर्चे। इज इट क्लियर? क्लियर है? अच्छा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, जब आप फैक्ट्री की कॉस्ट के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव की खर्चे को माइनस करोगे। एडमिनिस्ट्रेटिव दैट मीन्स कि आपके ऑफिस हो गया, स्टाफ की सैलरी होगी या रेंट हो गया या फिर कोई भी चीज़ों को आप यूटिलाइज कर रहे हो, तो वो क्या है, आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है। अभी हमने क्या किया, यहाँ पे डायरेक्ट को प्लस इनडायरेक्ट को और आपने यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव को यहाँ पे ऐड कर दिया, तो इसे बोलेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, अब यहाँ पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद हम इसमें क्या करने वाले हैं, सेलिंग कॉस्ट भी ऐड करेंगे, फिर उसके बाद हम डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट भी ऐड करेंगे, देन मेरे पास क्या आएगी, मेरे पास टोटल कॉस्ट आएगी। इसके बाद फिर मैं इसमें प्लस करूँगी मेरा मार्जिन। ठीक है, मान लीजिए यहाँ तक मेरे पास क्या है, सामान बन के तैयार हुआ, बन के जस्ट तैयार हुआ, फैक्ट्री से निकला है बस, वो मान लीजिए 5,000 में कोई इक्विपमेंट है वो तैयार हुआ है। सेलिंग करने में मेरा खर्चा आ गया, ठीक है, 5,000 एक यूनिट की कॉस्ट है, मैंने कहा कि मैंने 100 यूनिट बनाई है तो 5 लाख रुपए खर्चा आ गया। ठीक है, और प्रमोशन करने में मेरा 20,000 रुपये खर्चा आया, डिस्ट्रीब्यूशन करने में मेरा 30,000 रुपये का खर्चा आ रहा है, तो टोटल कॉस्ट कितनी हुई बच्चे, 5,50,000 हुई या नहीं हुई। बट मैंने उस सामान को कितने में बेचा है, 8 लाख में बेचा है, तो प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट हुआ आपका 2,50,000। ठीक है, समझ में आया, समझ में आया, ये था आपका सिंपल सा कंसेप्ट। अब मैं इसकी ये भी कॉस्ट शीट यही होते हैं, जब मैं इसको प्रॉपर स्ट्रक्चर दे दूंगी ना, फॉर्मेट दे दूंगी, उसे बोलते हैं कॉस्ट शीट। देखो कुछ ऐसे नजर आती है। सबसे पहले आपके पास जितने भी डायरेक्ट मटेरियल थे इन सबको आपको क्या करना है, ऐड करना है, जो कि आपकी प्राइम कॉस्ट आ जाएगी। फिर आपके जितने भी इनडायरेक्ट खर्चे हैं उनको ऐड करना है, तो आपके पास फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगी। देन उसके बाद आपको क्या करना है, ये ग्रोस है। ठीक है, वर्क इन प्रोग्रेस और वर्क इन प्रोग्रेस आपकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग को ट्रीटमेंट अलग होती है, ये आपका क्वेश्चन में नहीं आता बट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसमें फिर फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगी। फैक्ट्री कॉस्ट के अंदर हम सारे के सारे एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे ऐड कर देंगे, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है कि इसके सामान बनने का खर्चा है, आगे पब्लिश करने का हमारा कोई जिम्मेदारी नहीं है। उसके बाद सेलिंग का अलग खर्चा होगा, डिस्ट्रीब्यूशन का अलग खर्चा होगा। देन उसके बाद मेरे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। इसके अंदर मैं क्या करने वाली हूँ, ओके, यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ये ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक वाला फॉर्मेट ऐड किया हुआ है, इट्स ओके। इवन आप इनको स्किप भी कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, सीधा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन करो, कॉस्ट ऑफ सेल आ गया, उसमें प्रॉफिट ऐड करेंगे, सेल की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, ओके। अगर आपको परसेंटेज निकालनी है तो आपको इस तरीके से निकालेंगे, अगर आपके क्वेश्चंस में दिया हो तो आप निकाल सकते हैं, अदरवाइज इनको निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ में आया, अभी तक जितना करवाया है वो समझ में आया, इज इट क्लियर? ओके जी, अब बढ़ते हैं हमारे पास मेथड ऑफ द कॉस्टिंग। मीन्स कि जब हम कॉस्ट की वैल्यू, पर्टिकुलर गुड्स की वैल्यू निकाल रहे हैं ना, ठीक है, देखो हर एक इंडस्ट्री में ना अलग अलग प्रोसेस होते हैं। क्या होता है, हर एक इंडस्ट्री में अलग अलग प्रोसेस होता है, ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे एक ही तरह की प्रोडक्शन को प्रोसेस को फॉलो करेंगे, है ना। डिफरेंट टेक्निक्स होती है कि जिसकी मदद से मैं अपने कॉस्ट की लागत को निकाल सकूँ। मैंने कहा कि मेरी लागत तो वही आ रही है, दूसरा कह रहा है मेरी लागत ही आ रही है, सभी ने अलग अलग यूज़ किया होगा। किसी का स्केल क्या होगा, प्रोडक्शन का स्केल बड़ा होगा, किसी का छोटा होगा, किसी का सेम नेचर का होगा, कोई बल्क में प्रोड्यूस कर रहा होगा, मतलब हर एक चीज़ के लिए अलग अलग है। जैसे मैंने कहा कि आपको कंस्ट्रक्शन करनी है, अब कंस्ट्रक्शन करना एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है या नहीं है। अच्छा, मैंने कहा कंस्ट्रक्शन करने के लिए मुझे काफ़ी लंबा टाइम लगने वाला है, तो उसकी कॉस्ट भी क्या होगी, बड़ी आएगी। मैंने कहा कि मेरे पास कोई एक स्पेसिफिक जॉब आई है, मेरे पास क्या है, एक स्पेसिफिक जॉब आई है, उस स्पेसिफिक जॉब को करने, अब स्पेसिफिक जॉब है, थोड़े टाइम की है, शॉर्ट टर्म है, तो यहाँ पे क्या होगा, उसकी कॉस्ट भी क्या होगी, फिर कम आएगी। सो सिंपल। तो यहाँ पर देखो, पढ़ो, इन्हीं की बेसिस पे हमने क्या किया, मेथड ऑफ कॉस्टिंग को क्लासिफाइड किया गया है कि हमारे पास सिंगल या मीन्स की यूनिट कॉस्टिंग कहूँ, कि जहाँ पर हम क्या करते हैं, सिंपल मीन्स की बल्क में हैवी प्रोडक्शन करते हैं, जिसके कारण हमारी कॉस्ट क्या है, पर यूनिट कॉस्ट नॉर्मली हमारी कम आती है। प्रोसेस कॉस्टिंग होती है, जहाँ पर क्या है, एक प्रोसेस में काम होता है। जैसे कि आपने कभी देखा हो, कोई भी आपकी जो कोल्ड ड्रिंक है या फिर मैं कहूँगी कोई भी खाने का सामान है,
सबसे पहले क्या, मान लीजिए कोई फ्रूट्स की पैकिंग हो रही है, ठीक है, एप्पल की पैकिंग हो रही है, एप्पल की फैक्ट्री अगर आपने देखी हो तो वहाँ पे क्या होता है कि पहले तो आपको क्या किया जाता है, जो खेतों से क्या किया जाता है, फार्म से क्या किया जाता है, एप्पल्स लेकर आए जाते हैं, फिर उनको क्या किया जाता है, एक मशीन में डाला जाता है जो कि अपने आप वॉश करेगी, ठीक है। ये प्रोसेस खत्म होने के बाद वो फिर क्या करेंगे, आगे जाके एक ऐसी मशीन में जाएंगे जिसके अंदर एक होल होंगे, मीन्स कि एक साइज के जो एप्पल हैं वो एक शेल में जाएंगे, दूसरे साइज के एप्पल दूसरे शेल में जाएंगे, तीसरे साइज के एप्पल तीसरे साइज में जाएंगे, मीन्स कि अलग अलग साइज के अकॉर्डिंग उनको क्या किया गया है, बाइफरगेट किया गया। अच्छा, देन उसके बाद क्या किया जाएगा, उनके ऊपर क्या की जाती है, इस तरह का स्प्रे किया जाता है कि वो खराब ना हो। देन उसके बाद उनके ऊपर लेबलिंग की जाती है। आपने देखा है कि एप्पल के ऊपर ऐसे छोटा सा टेप टाइप में ऐसे चिपका होता है ना। देन उसके बाद क्या होती है, कर्टेन में अपने आप वो सेट हो जाती है। तो एक प्रोसेस है ये, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर जा रही है, ठीक है। जॉब, अब एक्चुअली मैं यहाँ से करवा देती हूँ, अदरवाइज ये कहेंगे कि इसमें नीचे लिखा क्या हुआ है। चलो सबसे पहले जॉब कॉस्टिंग के बारे में बात करते हैं। जॉब कॉस्टिंग क्या है, जब आपके पास मेन देखो इसमें 2 से 3 बातें याद रखनी सभी कॉस्टिंग के अंदर, ठीक है, क्योंकि मेथड्स इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में मेथड्स आते हैं तो आपको एज इट इज लिख के आना है। जॉब कॉस्टिंग पता है क्या होता है, जब आपकी जो जॉब है वो छोटे लेवल की है, स्मॉल क्वांटिटी को आपको क्या करना होता है, प्रोड्यूस करना होता है, ठीक है, जिसके अंदर आप क्या करें, हर एक यूनिट की इंडिविजुअली क्या कर पा रहे हो, उनकी कॉस्ट को इजी टू अंडरस्टैंड कर सकते हो, इजी टू आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। तो कॉस्ट आर कैलकुलेटेड फॉर द ईच इंडिविजुअल जॉब एंड द ऑर्डर सेपरेटली। ऐसी कॉस्ट होती है, ऐसी जॉब करते हैं, ऐसी प्रोसेसिंग होती है जहां पर उनकी कॉस्ट को आइडेंटिफाई करना बहुत सिंपल सा काम है, क्योंकि ये छोटे लेवल पे होती है, ठीक है, समझ में आया। स्मॉल क्वांटिटी में होती है, सेपरेटली हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ आपका आ जाता है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है, जहां पर आप क्या करते हो, किसी चीज को प्रोड्यूस तो करते हो बट वो बल्क में करते हो, ठीक है, बल्क में करते हो, जिसके कारण आपका क्या है, आपका उसको आप मतलब सेपरेटली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि हाँ इसकी कॉस्ट इतनी है, इसकी कॉस्ट इतनी है, नहीं। ये लार्ज स्केल का कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट होता है, ठीक है। इसके अंदर कॉस्ट जो है कैसे निकालेंगे, मान लीजिए मैंने कहा कि मेरा पूरा जो ब्रिज बनाने में, या फिर मैं कहूँ कि मुझे रोड बनाने में, मुझे बिल्डिंग बनाने में मेरा सारा का सारा खर्चा क्या हुआ है, 20 लाख रुपए का है, ठीक है। कितनी बिल्डिंग बनाई है, मान लीजिए मैंने 2 बिल्डिंग बनाई, तो मीन्स की एक बिल्डिंग के ऊपर मेरा 10 लाख का खर्चा मैं मान के चल सकती हूँ, चल सकती हूँ, नहीं चल सकती। अगर मैंने एक बिल्डिंग बनाई होती तो उसका सारा का सारा खर्चा 20 लाख है। सो सिंपल, समझ में आया। अच्छा, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग क्या होती है, जो आपकी डायरेक्ट रिलेटेड होती है सर्विसेज से रिलेटेड। एक तो होती है प्रोडक्ट से रिलेटेड, एक होती है सर्विसेज से रिलेटेड। अगर आपकी कॉस्टिंग सर्विसेज से रिलेटेड है तो उसे हम कहेंगे ऑपरेटिंग कॉस्टिंग कहेंगे। क्या लिखा हुआ है, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग इज यूज्ड बाय द सर्विस इंडस्ट्री टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ द प्रोवाइडिंग अ सर्विसेज। क्लियर है, समझ में आया। टोटल कॉस्ट आर डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ द सर्विसेज यूनिट, किलोमीटर हो गया, ड्राइव्स कितना किया है, ठीक है, आपने ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस दी है, बस की सर्विसेज दी है, ठीक है, समझ में आ गया। जैसे ट्रांसपोर्टेशन कंपनी है, उसने बस की सर्विसेज दी हुई थी, और उसके अंदर जो खर्चा है, खर्चा किसी भी का चीज़ का हो सकता है, जैसे ड्राइवर हो गया, सैलरी हो गया, फ्यूल हो गया, मेंटेनेंस हो गया, इतने सारे खर्चे हैं, उनके अंदर 3 लाख रुपए खर्चा है, ठीक है। और उसमें क्या किया, उस दौरान उसने 10,000 पैसेंजर्स को ट्रैवल करवाया, तो पर पैसेंजर कितनी फीस आई है, 30 रुपये। सो सिंपल, क्लियर, समझ में आया। अच्छा, नेक्स्ट जाता है आपके पास बैच कॉस्टिंग। अब आप इसका डिफरेंस करेंगे तो आपको इजी टू अंडरस्टैंड हो जाएगा कि जॉब कॉस्टिंग क्या है, जहाँ पर आप स्पेसिफिक जॉब और स्मॉल ऑर्डर की बात करते हैं। यहाँ पर क्या होते हैं कि लार्ज स्केल की प्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो नेचर ऑफ वर्क है वो कैसा होता है, शॉर्ट टर्म का होता है, यहाँ पे लॉन्ग रन का होता है। स्कोप क्या होता है, यहाँ पर जॉब का कम टाइम का होता है, कम रिक्वायरमेंट होती है, इंडिविजुअल की, सोर्सेज की, मटेरियल की, मशीनरी की, सबकी कम रिक्वायरमेंट होती है, बट यहाँ पे ज़्यादा की रिक्वायरमेंट होती है। आप इसको रेड कर लेना। बैच कॉस्टिंग का होता है मतलब ग्रुप में प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, बैचेस में कम प्रोडक्शन कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि एप्पल्स का, अब देखो एक एप्पल तो मैं यहाँ पे पैक नहीं करने वाली, मैंने काफ़ी सारे ग्रुप में पैक किए, ठीक है। जो इन एक मान लीजिए एक जो ये जो कंटेनर्स है, ठीक है, इसकी जो कॉस्ट है वो कितनी आई है, मान लीजिए 50,000 कॉस्ट आई है, ठीक है। अब इसके अंदर मान लीजिए 100 एप्पल है, ठीक है, तो 100 एप्पल की, एक एप्पल की कॉस्ट कितनी हुई, एक एप्पल की कॉस्ट 500 रुपये हुई। समझ पा रहे हैं, मीन्स की प्रोड्यूस तो बैचेस में कर दिया, पर यूनिट निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, टोटल कॉस्ट को मुझे डिवाइड करना पड़ेगा नंबर ऑफ द यूनिट्स के साथ। यूनिट दैट मीन्स मैंने 100 एप्पल्स को अरेंज किया है। सिंपल, समझ में आया, ओके। सॉरी, नेक्स्ट क्या है, प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग का मतलब क्या है कि जहां पर हम क्या कहते हैं, इसको पढ़ो, जो भी मैंने ऊपर समझाया ना, एप्पल वाले फैक्ट्री के अंदर का एग्जांपल दिया है, उसको समझो।
जहाँ पे एक प्रोसेस को फॉलो किया जाता है, ठीक है, जहाँ पे हम ये भी बात ध्यान रखना, यहाँ पे बल्क में प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड यूनिट्स होती हैं यहाँ पर। ओके, ये समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया। अब आ जाते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में। मार्जिनल का मतलब क्या होता है? मार्जिन का मतलब क्या होता है? डिफरेंशियल कॉस्टिंग पढ़ा था, वहाँ पे तो केवल डिफरेंस बताया था कि मैंने 100 यूनिट प्रोड्यूस की, मेरा 10,000 खर्चा आया, ठीक है, मैंने 150 यूनिट प्रोड्यूस की तो मेरा क्या हुआ, 15,000 खर्चा आया। डिफरेंशियल कॉस्ट ने तो क्या किया था कि जो खर्चा आया है 5,000 रुपये, आपने ये ही बताया। मार्जिन कॉस्टिंग में कहने का मतलब है कि एक यूनिट को प्रोड्यूस एक्स्ट्रा करने से आपका खर्चा कितना बढ़ा। अब मैंने तो कितनी यूनिट प्रोड्यूस कर दी भाई एक्स्ट्रा में, 50 यूनिट प्रोड्यूस कर दी, है ना। अब 50 यूनिट प्रोड्यूस तो कर दी मैंने, बट मैंने क्या कि मैंने एक यूनिट को इंक्रीज डिक्रीज करने से मेरा खर्चा कितना बढ़ गया। मेरा 50 यूनिट को करने से मेरा 5,000 खर्चा बढ़ा, एक यूनिट से करने से मेरा कितना खर्चा बढ़ेगा, इसको मैं डिवाइड कर दूं, मैं इसकी 100 रुपये मेरा बढ़ा, ये 100 रुपये मेरे पास क्या है, ये मार्जिनल कॉस्टिंग है। डिफरेंशियल कॉस्टिंग तो क्या थी, टोटल का सम था, है ना। मार्जिनल कॉस्टिंग क्या है कि एडिशनल कॉस्ट ऑफ द प्रोड्यूसिंग द वन मोर यूनिट, एक ज्यादा और यूनिट प्रोड्यूस करने से आपको उसकी पर्टिकुलर एक यूनिट की कॉस्ट कितनी आई है। मेरे क्वेश्चन में एक यूनिट की कॉस्ट आई है 100 रुपये आई है। इज इट क्लियर, समझ में आ रहा है? ओके। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग होता है मीन्स कि आपने कोई ऑब्जेक्टिव रखा, आपने कोई एम रखा और उस एम को अचीव करने के लिए आपने कहा कि इसकी लागत ना इतनी आनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने कहा कि मैंने स्टैंडर्ड सेट किया कि इस पूरे कंसेप्ट को करने के लिए, जैसे कि मैं कहूँ कि मिठाई का एग्जाम्पल ही ठीक है, दिवाली के सीजन में मैंने कहा कि इसके ऊपर कम से कम प्रोडक्शन के लिए मुझे 2 लाख रुपये लग जाएंगे, बनाने का, अरेंज करने का, लेबर का, सब कुछ खर्चा, ठीक है। बट मैंने जब उसको एक्चुअल में परफॉर्म किया, मेरे 2.5 लाख रुपए भी लग सकते हैं, मेरे 1,85,000 भी लग सकते हैं। मीन्स कि एक कंसेप्ट लेके चल रही हूँ, एक ज़्यादा का, एक कम का, एक तो एक ज़्यादा का। ज़्यादा हुए तो ये भी गैप नज़र आ रहा है, गैप कैसा है, नेगेटिव है, कितने का है, 50,000 का है। यहाँ नज़र आ रहा है 15,000 रुपये, मीन्स कि खर्चा जितना हमने सोचा था उससे कम आया तो मेरे लिए पॉजिटिव है। तो ये इस गैप को हम आइडेंटिफाई करेंगे नहीं करेंगे, इसे बोलते हैं हम अपने वेरिएंस, ठीक है। इसको हम डिस्पर्जन भी बोलते हैं, इसको हम गैप भी बोलते हैं। इस गैप को हम देखेंगे, नेगेटिव है तो रीजन क्या ढूंढे, रीजन क्या था। तो कहने का मतलब क्या है कि जो आपने स्टैंडर्ड में सेट किया था और आपकी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस थी, उन दोनों को कंपेयर किया जाएगा, जो बीच का गैप आएगा उसको हम स्टडी करेंगे, ठीक है। उसे बोलते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। रीड आउट करना, प्री डिटरमाइंड कॉस्ट फॉर द मटेरियल, लेबर एंड द ओवरहेड्स, हमने जितना सोचा था। स्टैंडर्ड कॉस्ट को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे जो कि हमारा एक्चुअल आया था, आइडेंटिफाई करेंगे हमारे पास जो गैप आया है, ठीक है। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या होती है? एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का मतलब ये होता है कि जब हमारी कॉस्ट प्रोडक्शन की एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग होती है। जैसे मैंने कहा कि फॉर एग्जांपल बेकरी है, ठीक है, बेकरी की मेरी शॉप है, इस बेकरी की शॉप के अंदर मेरे को केक बनाने के लिए कितना खर्चा आ रहा है। मैंने कहा कि पहले तो ब्रेड के जो पीसीज होंगे उनको बनाया जा रहा है, मैंने कहा उसके ऊपर मेरा 500 रुपये पर यूनिट पे खर्चा आ रहा है। फिर उसके बाद जो क्रीम का खर्चा है, उसको डेकोरेशन का खर्चा है वो अलग है। उसके बाद मेरा रिप्रेजेंटेशन का खर्चा है, पैकेजिंग का खर्चा है, मैं उनको अलग अलग, मीन्स कि जितनी एक्टिविटी की जा रही है ना, उतनी एक्टिविटीज़ की कॉस्ट मैं अलग अलग से आइडेंटिफाई करूँ। इसका तो वैसे भी स्पेसिफिक एक चैप्टर है, इंडिविजुअल चैप्टर है आपकी सब्जेक्ट के अंदर, सो वहाँ पे भी डिस्कस करेंगे इन डेप्थ में। बट यहाँ पे क्या किया जा रहा है कि आपकी हर एक एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग मैं क्या कर रही हूँ, कॉस्ट को डिटरमाइन करूँ। तो लिखा भी हुआ है एक्टिविटी के बेस पर हम कॉस्टिंग डिटरमाइन कर रहे हैं। क्लियर है, समझ पा रहे हैं? तो चैप्टर हो जाते हैं यहाँ पे फिनिश। क्या लिखा हुआ है कि समरी ऑफ द मेथड ऑफ कॉस्टिंग, हमने जॉब कॉस्टिंग पढ़ी जहाँ पर हम स्मॉल बैचेस के अंदर करते थे। बैच के अंदर क्या होता है कि सिमिलर प्रोडक्ट बनाते थे बट बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में बनाते थे। प्रोसेस कॉस्टिंग क्या है, कंटिन्यूस प्रोडक्शन होता रहेगा, ठीक है, मल्टीपल स्टेजेस में होगा। यूनिट कॉस्ट का मतलब क्या है, मास प्रोडक्शन करते हैं पर एक सेम स्टैंडर्ड पॉइंट पे में करते हैं, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग क्या है, लार्ज कंस्ट्रक्शन करते हैं। इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस आ सकता है एग्जाम के अंदर, दैट्स द रीजन मैंने आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग क्या है, जो आपकी सर्विसेज से रिलेटेड है। मार्जिनल कॉस्टिंग क्या है कि एडिशनल यूनिट ऑफ प्रोडक्शन करने से जो कि आपकी कॉस्ट आई उसके बारे में बात कीजिए। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है, जब हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, एस्टिमेट किया था उसके अंदर कंपैरिजन करते हैं। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या है, जो कि हम एक्टिविटी के बेसिस पे हम कॉस्ट को एलोकेट कर रहे हैं, ठीक है। समझ में आया? समझ में आया
ये लास्ट ईयर के अंदर क्वेश्चन आए थे कि कॉस्ट का कंसेप्ट बताना है, वेरियस कॉस्टेस बताने हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी सिटीज सुटेबल एग्जाम्पल आपको देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिफरेंट मेथड ऑफ द कॉस्टिंग क्या है, उनके पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज भी बताने हैं, मिसी उनके एप्लीकेशन भी बताने कैसे ये इंप्लीमेंट होते हैं। ये आपको उम्मीद करेंगे अब आपको समझ में आएगा डेफिनेशन, एग्जाम्पल एंड पॉइंट्स क्यों लिखे हुए थे मैंने। ठीक है, यहाँ पर हो जाता है चैप्टर आपका फिनिश। ये पूरे चैप्टर की आपको समरी दी हुई है, टू द पॉइंट, आपको एग्जाम में जाने से पहले बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। ठीक है, आप चैनल पर विजिट करेंगे ना, सो मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि जो आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है ना, चैप्टर नंबर जो 3 है, वो आपका चैप्टर आपका कुछ इस तरीके से रहने वाला है। जस्ट अ सेकेंड, क्योंकि ये जो चैप्टर है ना बच्चे, आपका ऑलरेडी फाइनेंशियल मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ऑलरेडी करवा रखा है। सो आपको क्या करना है, चैप्टर नंबर 2 देखना है फाइनेंशियल अकाउंटिंग की प्लेलिस्ट के अंदर। आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट पे जाना है, ठीक है, और प्लेलिस्ट पे जाने के बाद ये नज़र आ रहा है यहाँ पे 26 वीडियोस मैनेजमेंट अकाउंटिंग बीकॉम बीबीए एमकॉम एमबीए में। यहाँ पे आपको 6 वीडियो मिलेगा। ठीक है, ये मैं आपको दिखा भी देती हूँ, देखो यहाँ पर ये वाला वीडियो है, ये आपका 3rd चैप्टर एज इट इज़ है, जो इसके अंदर एक्सप्लेन किया है वही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ में आया। चैनल पर विजिट कर सकते हैं, MC03, MC06, MC07, MC01 सभी के सभी हो चुके हैं। अब चल रहा है MC05, फिर देन उसके बाद MC04 करेंगे। मेरी इच्छा है कि मैं उसको साथ साथ ही स्टार्ट कर दूँ। तो चैनल पर विजिट कर लिए और अपनी नीड के अकॉर्डिंग उनको आप ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, सो अगर आप ये वन मोर थिंग, अगर आप ये PDF लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। ₹9 आपको इसके लिए पर्टिकुलर पे करना होगा। डिस्क्रिप्शन में टीम का नंबर दिया हुआ है, टीम के साथ कॉन्टैक्ट कर लेना, वो आपको बता देंगे कैसे आपको ये PDF मिलने वाली है। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड हैव ए नाइस डे। बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल ईजी सब्जेक्ट है आपका ये। MC05 है, मैनेजरियल अकाउंटिंग फॉर द मैनेजरियल डिसीजन, राइट। ओके।